चलिए देखते हैं 2021-22 प्री बोर्ड परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं ना, क्लास 10th है। बहुत बेसब्री से इंतज़ार था बच्चों को कि क्वेश्चन और उसके आंसर दोनों हमको एक साथ मिल जाएं। तो हमने दी साइंस विज़न ब्लॉग में भी डाल दिया है। आप अगर ब्लॉग में डालेंगे दी साइंस विज़न तो निकल के जाएगा, और उसकी लिंक, उसके बारे में जानकारी इस हमारी यूट्यूब की पोस्ट में हमने वीडियो में नीचे लिंक कर दिया है, दे दिया है। और उसमें मतलब ब्लॉग में भी हमने वीडियो के बारे में जानकारी दे दिया है। अन्य सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है, साइंस है और संस्कृत है, हिंदी है और अभी सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा आप उठा सकते हैं। इन 50 सेकंड के बाद अपन शुरू करते हैं आज का टारगेट। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है नंबर 1, निम्नलिखित में से ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो इसका उत्तर आपके सामने जो है वो ऐसा है, पुनः पूर्ति योग्य, दूसरा दिया मानवकृत, तीसरा दिया है अजैव और चौथा दिया अचक्रीय। इसका आंसर है पुनः पूर्ति योग्य। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसके 4 दिए हैं ऑप्शन आपके पास। नंबर अ गहन खेती, नंबर ब अधिक सिंचाई, नंबर 3 वनोन्मूलन, नंबर 2 अति पशुचारण। तो इसका आंसर है अधिक सिंचाई। किस बात का? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार हैं। 4 दिए हैं, एमेनुएल द्वितीय, हैब्सबर्ग, फ्रेडरिक सारियू और मैट्सिनी। तो सही आंसर शाह है, फ्रेडरिक सारियू। देन नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। आपको सबको वैसे भी मालूम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला दिल्ली चलो, आ में, बा में मरो, करो या मरो, सा में है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और दा है इनकलाब जिंदाबाद। तो आपको जो मालूम था वो सही आंसर है दा इनकलाब जिंदाबाद। वैसे भी मालूम रहना चाहिए, हमारे देश के जो हीरो रहे और देशभक्त राष्ट्रभक्त जो रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, उनके नारे कम से कम हमको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है। पहला जातिवाद, दूसरा शिक्षा, तीसरा जागरूकता, चौथा स्वतंत्रता। आंसर अ जातिवाद। नेक्स्ट, 6वां ऑब्जेक्टिव, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आप समझ सकते हैं आंसर क्या होना चाहिए, बट 4 ये रहे, सभी बड़े पैमाने पर उत्पादक, सभी घरेलू उत्पादक, सभी उत्पादक और सभी छोटे पैमाने के उत्पादक, जो कि नंबर दा है, और यही उसका आंसर है, सभी छोटे पैमाने के उत्पादक। इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव अभी हमने पूरे करा दिए। अब हम लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत, पहला 1 2 3 4 7 दिए इसमें भी, जो आपको 7 नंबर शानदार दिला देंगे। भारत में सघन वन क्षेत्र खालिस्तान प्रतिशत है। तो जैसा इसका आंसर हमने ढूंढा, पता लगाया, 9.3 है। नंबर 2 क्वेश्चन, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रखरखाव खालिस्तान द्वारा किया जाता है, परिषदों द्वारा। नंबर 3 है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव खालिस्तान में पारित हुआ। आंसर है इसका 31 दिसंबर 1929। छपाई के लिए कंपोज करने वाला खालिस्तान कहलाता था, ये था मुद्रण। 5वां, भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था खालिस्तान संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। आंसर है 74वें 74वें संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। क्या चीज़? भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 6वां है, 2001 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता दर खालिस्तान प्रतिशत है 65.46। आंसर 65.46। 7 क्वेश्चन, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन 7वां ऑब्जेक्टिव में, खालिस्तान में ISI खालिस्तान का सुरक्षा चिन्ह है। पूछना चाहता है काय का है। औद्योगिक उत्पाद आपने देखा भी होगा, पाइप लेके आते हैं, मशीनरी लेके आते हैं, तो उसमें ISI लिखा रहता है, कैपिटल से बीच में S और लेफ्ट एंड राइट में S के ISI।
कैपिटल लेटर्स लिखे रहते हैं, देखा है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि ये पैटर्न बन गया आजकल क्वेश्चन का कि पहले 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, फिर रिक्त स्थान आएगा, इसके बाद सही जोड़ी आएंगी। तो सही जोड़ी में आपका नॉलेज, आपने कितना अध्ययन किया है उसका पता लगाना होता है। क्वेश्चन पेपर साथ में रखते हैं ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा हमने क्वेश्चन साथ में देते चल रहे हैं। चलिए, नंबर का दिया, एक साइड में नंबर खा दिया है। यहाँ पर आता है ऐसा कि स्टेपलर, फुलर, सिंहली समुदाय, फेडेकोर, अलोकतांत्रिक देश, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र, इनमें से 6 के उत्तर हमको पता करना है, जो कि बा में दिए श्रीलंका, ऊन को छांटने वाला, चीन, अहमदाबाद, बोलीविया, चुन्नटों से कपड़े समेटने वाला। ये 6 हैं। 6 में से हम का में से बा के करेक्ट आंसर को मिलाएंगे, और नीचे दे दिया हमने कि स्टेपलर जो है उसका आंसर है ब, ऊन को छांटने वाला। दूसरा है फुलर, उसका आंसर हमने दिया है या चुन्नटों से कपड़े समेटने वाला। तीसरा दिया है सिंहली समुदाय, इसका उत्तर दिया श्रीलंका, जो कि अ है। चौथा है फेडेकोर, इंग्लिश में भी लिख दिया है, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए ताकि, इसका आंसर है स, चीन। और नंबर 5वां दिया है अलोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो है घ, उसको कहते हैं बोलीविया। नेक्स्ट अहमदाबाद, लास्ट किसका आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र, 6वें का आंसर हो जाएगा सीधा सीधा द। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 6 मिनट और 44 सेकंड में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं, और आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला दिया है मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, तो आपको एक शब्द में उत्तर देना है, उसका जवाब है लाल भूरा। नंबर दूसरा, सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3, जाल वेराइन क्या था, तो ये था जर्मन शुल्क संघ। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कॉर्न लॉ क्या था, मक्के के आयात पर रोक लगाने वाला कानून था। फिर था शपथ पत्र से आप क्या समझते हैं, आंसर है ये, इसको एनएस मत समझिएगा, सामने कैपिटल ए दिख रहा है, आंसर है ये शपथ पत्र को हलफनामे के नाम से भी जानते हैं, जब व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में इच्छा इच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा की जाती है। यह घोषणा किसी विधि द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समझ ली जाती है, उदाहरण के लिए नोटरी, और ये नोटरी जो होते हैं ये अधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6वें नंबर का इसका ऑब्जेक्टिव है, जिसका आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है, भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, और यह है आंसर केरल। यहाँ पर बहुत बदलाव आया था, पहले जो स्थिति थी उसकी आज टोटल विपरीत स्थिति है, आज साक्षर के नाम से नंबर 1 है भारत में केरल। और कहीं कुछ आंसर कहीं कोई परिवर्तन कोई आए हो, इन केस कहीं कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसके लिए थैंक्स बोलेंगे। गलती धोखे से हो सकती है, अन्यथा कोशिश किए गलती कहीं ना हो, हम आपको थैंक्स कहेंगे। कहीं कोई मिस्टेक हो रहा आप हमें मेरे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। नंबर नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर कोई ऐसी कोई गलती होती तो। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य बताइए। हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, उसमें से आपको सत्य असत्य बताना है। नंबर 1, ये भी 6 प्रश्न हैं आपके सामने, महासागरी जल अलवणीय होता है, तो इसका जवाब है असत्य, क्योंकि साल्ट युक्त होता है, मतलब लवण होता है, इसमें नमक का असर होता है। ये बोल रहा है अलवणीय होता है, जबकि लवणीय होता है, इसलिए सत्य हो गया। नंबर 2, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे, ये जवाब सही है। नंबर 3, ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित है, तो इसका आंसर है सत्य, सही है। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक करेंसी नोट जारी करता है, ये बात गलत है। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, यह असत्य है। फिर लिखा है चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, ये बात बिल्कुल सही है। ज़्यादा अगर पाला पड़ेगा और ज़्यादा नमी रहेगी
तो आपको मैं बता दूं कि ये खराब हो जाएगा, इसलिए इसका जवाब सही था। क्या खराब हो जाएगी? फसल। नेक्स्ट फिर आता है संसाधनों के प्रश्न। आ गया अब अपना 5 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, अपन 6वीं की ओर जा रहे हैं। संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए। संसाधन तो अथवा इसका एक क्वेश्चन दिया है, एजेंडा क्या है? तो हमने एजेंडा के बारे में जैसा हमको मिला हमने जानकारी दिया है। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED अनसेड है ना के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। बच्चों को इतना ही लिख के आना है। उसने आपका मेन मतलब फोकस कीवर्ड इसमें क्या, फोकस क्या है, तो वो आपको उसने जानकारी लेना चाहा, आपने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां है, जैव विविधता किसे कहते हैं? आंसर लिखने के पहले आपको बता दें, अथवा में दिया आरक्षित वन किसे कहते हैं। तो आंसर है देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। अब ये प्रश्न के बाद हम प्रश्न में आपको लिए चलते हैं, प्रश्न नंबर 8, और बहुत सटीक जानकारी आपको दी जा रही है। जितना आपको लिखना उतना ही लिखेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे और उनको भी इसका प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। और ज़बरदस्ती क्वेश्चन के आंसर उसको लंबा नहीं किए हैं, टाइम की बचत भी हो आपको, और आप मेन बात को पकड़ेंगे तो आने वाले समय में जब आप 10th के बाद 11th-12th में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो उस समय पॉइंट्स हमको लिख के आना होता है, उस समय बहुत काम आता है। तो ये आपको एडवाइस थी, सजेशन था, आप जैसा भी समझें मानिए, मैं तो कहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। जूट ये जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? अथवा में दिया रबी और खरीफ की फसलों में कोई 2 अंतर लिखिए। आपको जो चाहे आप लिख के आ सकते हैं पेपर में, बट हमने आपको रबी एवं खरीफ की फसल में अंतर के बारे में जानकारी दी है। रबी की फसल के 3 पॉइंट दे दिए हैं, उनने कोई 2 पूछा है एक्चुअल में क्वेश्चन में, और खरीफ के बारे में 2 जानकारी दे दी है। रबी का पहला पॉइंट है यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। तो वहीं खरीफ में आप देखेंगे यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती है। रबी का पहला पॉइंट दिया है, इसकी मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों और अलसी जैसे तेल निकालने के बीज आदि हैं। तो इसी का दूसरा पॉइंट दिया है, इसकी प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन और मूंगफली हैं। नंबर 3, ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ये मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ, बट यहाँ पर क्या हुआ है, लिखने वाले ने थोड़ा सा सही लिखा है, बट थोड़ा हो गया कन्फ्यूज़न, उसके लिए सॉरी। चलिए, ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। उसी का तीसरा, ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। तो 3 अंतर में से कोई 2 लिख के आएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है। लघु उत्तरी है, 30 शब्द में जो लिखना रहता है उसके अंतर्गत आते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 9, औद्योगिक क्रांति से क्या आशा है? आंसर देने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अथवा में दिया जॉबर मजदूरों पर किस तरह नियंत्रण रखने लगे। आंसर, जॉबर को अलग अलग इलाकों या क्षेत्रों में सरदार या मिस्त्री भी कहा जाता था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जॉबर रखते थे। यही जॉबर मजदूरों पर नियंत्रण रखता था, क्योंकि जॉबर कोई पुराना या विश्वस्त कर्मचारी होता था। दैट मीन्स आदमी है, ये इंसान है। विश्वस्तता एवं अनुभव की वजह से वह मजदूरों पर नियंत्रण रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता था। यह है जॉबर। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10,
पंचांग किसे कहते हैं? अथवा में दिया है गैली से क्या अभिप्राय? हमने पंचांग के बारे में दिया है चांद, सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां देना पंचांग कहलाता है। इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है? दूसरा दिया अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? हमने नीचे वाले का आंसर दिया अथवा का। अश्वेत शक्ति आंदोलन, यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चला, मतलब देख रहे हैं आप 9-10 साल। नेक्स्ट, नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। इसका यह भी मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से आपके पास ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 12, तानाशाही सरकार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए अथवा लोकतंत्र की कोई 2 विशेषता बताइए। हमने लोकतंत्र की 2 विशेषता बता दी क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से लिख के आके पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और रिजल्ट को मतलब स्कोर कर सकते हैं, रैंक में आ सकते हैं। इसीलिए लोकतंत्र की कोई 2 विशेषता है। लोकतंत्र वैध शासन मुहैया कराता है, नंबर 1। नंबर 2, यह सरकार को सामाजिक विभिन्नताओं को अनुकूल बनाने में सहायता देता है। और तीसरा, लोकतंत्र सदैव उत्तरदायी और जिम्मेदार होता है। कहीं एक हम भूल भी जाते हैं तो 2 तो हमको याद रह जाएंगे, इसलिए हमने एक उससे ज़्यादा दिए हैं। देने को 5, 6, 7 भी दे सकते थे, लेकिन अभी अपने को पेपर सॉल्व करना है। नेक्स्ट, इसके जस्ट बाद में हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जा रहे हैं और वो ऐसा जा रहे हैं कि आपके सामने ये रहा प्रश्न। मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है? अथवा वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है? आंसर ये लिखा है वस्तु विनिमय। इसका आंसर हमको बहुत कम मिला, इसलिए हमने दिया है, लेकिन 30 शब्द के अंतर्गत इसको लिया जा सकता है क्योंकि आंसर नहीं मिल पाता है तो कम भी बहुत है। नेक्स्ट, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना अथवा अदला बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है। और मेन जो देना चाहिए, जो फोकस है, जो हमारा टारगेट है कि वस्तु विनिमय, वो यहाँ आ चुका है, इसलिए सफिशिएंट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए। अथवा दिया है आपके सामने ये वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम लिखिए। तो हमने जो आंसर दिया है वो ये दिया है आपके सामने, वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम लिखा है। नंबर 1, श्रमिकों के जीवन पर प्रभाव, और दूसरा लिखा सभी लोगों को लाभ नहीं। तो पहला जो है श्रमिकों के जीवन पर प्रभाव, उससे संबंधित ये है, वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका आशय है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा था सभी लोगों को लाभ नहीं का उत्तर यह है कि वैश्वीकरण का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं मिला है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। अब एक और लिख दिए हैं कि आपको 2 देना तो 3 दे दिए। वैश्वीकरण के छोटे उत्पादों पर प्रभाव, कोई 2 तो याद आएंगे करके दे दिए। छोटे उत्पादकों पर वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, मतलब बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। विदेशी उत्पादित माल से प्रतियोगिता करने में छोटे उद्योग सक्षम नहीं हैं। इसके फलस्वरूप अनेक छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेलों के उद्योगों की स्थिति अत्यधिक खराब है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इस तरह से हमने क्वेश्चन 14 कंप्लीट करने के बाद 15 आपके सामने लेकर आए हैं और ये रहा। उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है? अथवा उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए। मैंने बताया आपको जो आंसर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, बट हमने आपके लिए उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित आंसर दिया है और यह रहा उत्तर। उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके और बाजार में व्याप्त बुराइयों से अपने आप को शोषण से बचा
सके उपभोक्ता जागरूकता का अभिप्राय उपभोक्ता को उन जानकारियों से अवगत कराना है जिनमें या जिससे उनमें वस्तुओं के को गुण दोष के आधार पर रखने की क्षमता पैदा हो सके और इसके आधार पर वे उचित समय पर उचित वस्तुएं खरीद सकें। प्रश्न नंबर 16, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? इसका आंसर देने के पहले बीच में कुछ बोलना चाहूँगा। लिखते समय बच्चों की कॉपी चेक करते समय ऐसा देखने में आ रहा है कि बच्चों को हिंदी लिखने में मिस्टेक बहुत होता है। ऐसा नहीं कि गलती इंसान से नहीं होती, होने को हमसे भी हो सकती है और होती है, बट कम करें गलती, कोशिश करें कि ना हो। जैसे खनिजों लिखें तो वो जा के बाद ऊपर जो ओ की मात्रा से मस्ते लगी है, में लिखते तो मस्ते नहीं लगा पाते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन अभी हिंदी के पेपर में जांच रहा था, उसमें आया था कहीं पर शारदा, तो उसने मस्ते लगा दिए जबकि नहीं लगाना। एक जगह संगीता आया तो उसमें सा के ऊपर मस्ते लगाना है, बिंदी उसको नहीं लगाया। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आपका जितना पकड़ रहेगा मतलब इसमें सब्जेक्ट में, वो आपको भविष्य बनाने में उतनी ज़्यादा मदद करेगा, ऐसा हमारा अपना अनुभव है, मानना है। नेक्स्ट, कोशिश करना चाहिए। अथवा प्रश्न इसमें दिया, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, खनिजों में संरक्षण। खनिज प्रकृति की अनुपम देन है। आंसर में करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार होते हैं, उनकी मात्रा सीमित है। मानव विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन निर्बाध रूप से हो रहा है या निर्बाध रूप से कर रहा है। कौन कर रहा है? मानव। इससे खनिजों की मात्रा में भारी कमी आई है। इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। मूल्यवान व उपयोगी खनिजों के दोहन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकता है। खनिज पदार्थों के असंयमित दोहन से प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ा है, वहीं उसके अत्यधिक उपयोग से वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए खनिज प्रभाव पदार्थों को भावी पीढ़ियों के उपयोग हेतु संरक्षण की आवश्यकता है। ये आपका आंसर है। बीच बीच में जो मैंने कहा है उसमें आप इरिटेट या थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की कोशिश करते हैं, बट मत होइएगा, क्योंकि जो भी बात बोला मैंने आपके लिए ही बोला है और उसको सुनने में कोई दिक्कत नहीं गई है, ठीक है, जैसा भी अभी बोल दिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, यह है औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक लिखिए, अथवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कीजिए। लिखिए। तो आंसर ऐसा है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। औद्योगिक आयोग के अनुसार ईसा से पूर्व भी भारत एक औद्योगिक राष्ट्र था। भारत में निर्मित मलमल, रेशमी वस्त्र, आभूषण आदि विदेशों को निर्यात किए जाते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ के परंपरागत कुटीर उद्योग को भारी हानि हुई। इस कारण देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का स्थान धीरे धीरे सीमित होता गया और भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक विकास हेतु औद्योगिक विकास की आवश्यकता का अनुभव किया गया। सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई। ये जीके का क्वेश्चन बनता है दोस्त, ध्यान रखना भविष्य के लिए भी इन फ्यूचर। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के औद्योगिक विकास हेतु चरणबद्ध उद्देश्य निर्धारित किए गए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के विकास को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए। अब ये इसमें हमने 5 पॉइंट दे दिया है, कंप्लीट आपको आंसर चाहिए। तो पहला, उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर उन्नत होता है। नंबर 2, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है, साथ ही मानव संसाधन भी पुष्ट होते हैं। नंबर 3, राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूंजी का निर्माण होता है। चौथा, उद्योगों के विकास से आर्थिक व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि, खनिज, परिवहन आदि में प्रगति होती है। और 5वां दिया है, अनुसंधानों को बल मिलता है तथा तकनीक विकसित होती है। देखिए, आप इन आंसर्स को देखते समय ये भी ध्यान रखें कि सरल वाक्य दिए गए हैं, छोटे वाक्य दिए गए हैं, कम शब्दों में सेंस पूरा हो रहा है। ज़बरदस्ती इधर उधर से कुछ भी लंबा चौड़ा लिखने की, अपने मन की कहानी इधर उधर की, है ना, लिखने से कोई आंसर मतलब नंबर नहीं मिलते हैं, पास हो जाते हैं, बात अलग हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है
कि शिक्षक को कि 2 नंबर 3 नंबर दे दिए जाए, यार बच्चे ने कुछ लिखा 3 में से एक भी मिला तो बच्चे काउंट कर लेते, पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन रैंक अपनी नहीं आ पाती है। इसलिए अच्छे से मेहनत करके थोड़ा अच्छे से लिख के आएंगे तो अच्छा सब्जेक्ट लेने के लिए अच्छे परसेंटेज आपके आ जाएंगे भी। नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई सालों से आ रहा है, हम लोग भी पढ़ते थे तो हमारे सब लोग में भी आता था, हमारे समय में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में यहाँ बोलता है बुनकरों पर निगरान रखने के लिए गुमास्ता या गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया। निगरान माने निगरानी रखने के लिए एक्चुअल में, अथवा सूरत, ये कपड़े का क्षेत्र कहलाता सूरत, तो कपड़ों का उत्पादन होता। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, स्पष्ट कीजिएगा, ये उसने बोला है। तो हम लिए चलते हैं आपको इसमें आगे। ये रहा उसका आंसर, ये देखिएगा आपके सामने बिल्कुल आ गया है। एक मिनट, बिल्कुल चल ही रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा क्या करते हैं इसको बड़ा करने के, उसमें थोड़ा सा रुक जाता है। नेक्स्ट आंसर ये रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी वस्त्रों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट दूसरा लाइन है, दूसरा जानकारी है, कंपनी ने कपड़ा बाजार, मैंने कहा था सूरत कपड़े के नाम से जाना जाता है, तो कपड़ा बाजार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने के तथा बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैयार कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। ये प्रश्न आपके सामने है। मैंने जहाँ निगरान कह दिया वो एक्चुअल में निगरानी है, उसमें मिस प्रिंट हो गया होगा, इसलिए मैंने निगरान पढ़ दिया, आप उसको निगरानी समझें। निगरान वर्ड तो समझ में नहीं आया, बट निगरानी है वो। अब इसके बाद में क्वेश्चन हमारा 19 है, वो ऐसा है कि देखते हैं, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये है हमारा प्रश्न, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो आंसर ऐसा है आपके सामने, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाएं। चुनाव लड़ना नंबर पहला मुद्दा है, ये प्रोसेस है, जब तो जनप्रतिनिधि बन के वो आते हैं, चुने हुए व्यक्ति रहते हैं और वो सेवा के लिए अपना काम करते हैं, लोगों के लिए सेवा देते हैं। नेक्स्ट चुनाव लड़ना, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। नंबर 2, इसी में भी और लिख लो, राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीके से करते हैं। भारत में दल के नेता ही उम्मीदवार बनते हैं। नंबर 2 पॉइंट इसका ऐसा है, नीतियां व कार्यक्रम जनता के सामने रखना, अपना हिसाब किताब देते हैं। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। दल तरह तरह के विचारों को बुनियादी राय तक समेट लाता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। दल तरह तरह के विचारों को बुनियादी राय तक समेट लाता है। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुसार नीतियां तय करती हैं।
तीसरा पॉइंट है सरकार बनाना। दल ही सरकार बनाते व चलाते हैं। जो दल चुनाव जीतता है वह सरकार बनाता है तथा महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों के मामले में भी निर्णय लेता है। पार्टियां नेता चुनती है, उनको प्रशिक्षित करती है, फिर उन्हें मंत्री बनाती है ताकि वे पार्टी की इच्छानुसार शासन चला सकें। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। जब इतने क्वेश्चन हो चुके हैं तो 3 क्वेश्चन करने में और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके सामने ये रहा, भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो मैंने देखा है ये बुक्स में भी दिए गए हैं, आपके प्रश्न बैंक में भी दिए गए। सिंगरौली, कल्पकम या बोलना चाहिए कलपकम, और फिर तारापुर, और फिर बेलाडेला। ये बिल्कुल सरल दिया हुआ है। जैसे कलपकम का जो दिया नीचे, ये केरल कर्नाटक जो था उसके नीचे साइड इधर नीचे, और ऐसे चारों मतलब सरल है, मतलब इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है इसमें। और इसको कर लीजिएगा आप क्योंकि इसमें अच्छे नंबर हैं। नेक्स्ट, और ज़्यादा नहीं पूछे गया, सिर्फ 4 आइटम है। तो 4 आइटम मतलब 4 स्थान पूछा, 4 चीज़ें पूछी कि बेलाडेला कहाँ, तारापुर कहाँ। ठीक है, नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कुल 2 बचे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का सविस्तार वर्णन कीजिए। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है ये, और इतिहास सामने आ जाता है। इतिहास को पढ़ने की इच्छा होने लगती है प्रश्न देखते से। अथवा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सरल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। तो आंसर देखिएगा, हमने जो दिया है 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर नगर में एक शासन सैनिक अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया गया। जनरल डायर, इसका नाम मतलब कभी कोई नहीं भूल पाता है, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा क्यों नहीं भूल पाता है। जनरल डायर ने घोषणा कर दी थी कि किसी भी प्रकार की सभा आदि का नगर में, मतलब क्या नगर में सभा वगैरह नगर में ना की जाए, ये उन्होंने बोला था, आयोजन ना किया जाए। 13 अप्रैल को अमृतसर की जनता ने एक विशाल सभा का आयोजन जालियांवाला बाग में किया। स्थान है ये। जब लगभग 10,000 लोग एकत्रित हो गए तो जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के जनसभा पर गोलियों की बौछार आरंभ कर दी। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। चारों तरफ से दीवारें, सब दरवाजे बंद, कहीं कोई भाग नहीं सकता, क्या स्थिति बनेगी देखिएगा आगे। बाग में निकलने का केवल एक ही रास्ता था जिसे सैनिक गारद ने रोक रखा था। ये गारद शब्द देख लीजिएगा। अतः कोई व्यक्ति निकलकर भाग नहीं सका। फलस्वरूप 300 व्यक्ति मारे गए और 500 बुरी तरह घायल हुए। पंजाब के इस हत्याकांड की देश भर में निंदा हुई और भारतीय जनता ब्रिटिश शासन की और अधिक विरोधी हो गई। क्या स्थिति थी, और ये दिमाग था जनरल डायर जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो मैं आपको बता दूं, अथवा इसका क्वेश्चन दिया, पढ़ के बताने में कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी अगर मैं पढ़ देता तो समझ में भी नहीं आ पाता। फिर स्टूडेंट कहते हैं सर थोड़ा धीरे बोलते, भले 2, 4, 5 मिनट ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। आंसर, चुनौतियाँ क्या थी? दुनिया की 1/4 हिस्से में अभी तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियाँ हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। अब कैसा दिया उसने, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। नंबर 1, अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन की बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। नंबर 2, लोकतंत्र को मजबूत करना। हमें लोकतंत्र में सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत करना होगा। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। इसी का पॉइंट तीसरा है क्वेश्चन नंबर 22 का। चुनाव में अधिक खर्चा होना, चुनाव में खड़ा होना सिर्फ अमीरों का काम ही है, क्योंकि चुनाव में आम व्यक्ति
अधिक खर्च नहीं कर सकने के कारण चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। इसका खर्चा कम करना चाहिए और ये खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। ये हुआ आपका क्वेश्चन इस वक्त कंप्लीट। कौन सा 22। डेफिनेट है आपके मन में ये आएगा कि क्वेश्चन 23 और मिल जाए तो हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो निश्चित ही आपको मिलेगा, मतलब आप निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन 23 ये रहा। वस्तुओं के मानवीकरण का क्या अर्थ है? विभिन्न उत्पादों के मानवीकरण को प्रतीक के चिन्हों से प्रदर्शित कीजिए। अथवा उपभोक्ता जागरूकता के क्या आशय हैं? इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? ये दो प्रश्न में से हमको क्या करना है? हमने दिया है आपको उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय के बारे में जानकारी दी है, अथवा वाला। ये रहा आंसर, उपभोक्ता जागरूकता से आशय। पूंजीवाद एवं वैश्वीकरण के इस युग में प्रत्येक उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। उत्पादक हर संभव तरीके से अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में लगे हुए हैं, अतः अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए वे उपभोक्ताओं के पक्ष को भूल जाते हैं और उनका शोषण करते हैं। उदाहरण के लिए कम वजन तौलना, अधिक कीमत वसूलना, मिलावटी एवं दोषपूर्ण वस्तुएं बेचना, भ्रमित विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करना आदि। इस प्रकार उपभोक्ता बाजार में ठगा ना जा सके, इसके लिए जागरूक बनना आवश्यक है। किसे? उपभोक्ता को। इस प्रकार उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता का अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने से है। तो ये थे आपके सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आंसर। और ये प्रश्न ने बहुत अच्छा मतलब ज्ञान दिया। आपने देखा मार्केट में जाते हैं आप, MRP लिखा रहता है 1800 1900, और जब हम लेने जाते 1300-1400 रुपये में देते हैं तो हमको खुद को ऐसा समझने लगता है। तेल की बात कर रहे हैं हम, 15 लीटर का तेल कैन लेके आइए। अभी 2150 रुपये का हमने तेल लेके आया है, मान लीजिए सनफ्लावर का, और उसमें प्रिंट है 2800-2900। तो 700-800 का अंतर तो हमारे मन में ऐसा लगता है कि यार इससे और नीचे तो बहुत कुछ नहीं होता। ऐसा कई जगह आता है। दूसरी बात, छोटी छोटी दवाइयाँ या हम शीशी या तेल की ऐसे कुछ लेके आते हैं, उसमें इतने छोटे छोटे अक्षर। दूसरी बात इंग्लिश से, और अधिकांश लोगों को इंग्लिश नहीं आती, हमें भी कुछ समझ में आता, कुछ नहीं आता। तो कैसे करेंगे ये? इसमें क्या होता है, जनता ठगी जा रही है और पूरा पैसा जनता का क्या होता जा रहा है, जाते जा रहा है। तो आदमी बहुत मानसिक टेंशन में है। लेकिन बात ऐसा है कि सब कुछ है, लेकिन कौन आवाज़ उठाए और किसके सामने जाएँ, सब चीज़ें हैं। खैर, आप तो अभी पेपर करिए, अपना लाइफ बनाइए, कैरियर बनाइए। आपके पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से आपके फ्रेंड्स को फ़ायदा मिलेगा और लाइक करने से हमको भी मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है। और हमारे चैनल साइंस विजन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, खासकर वे लोग जो लाभ उठाना चाहते हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।